बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। इंतखाबात हुए पाकिस्तान में 9 दिन हो गए हैं और 9 दिन बाद भी पाकिस्तान में हुकूमत किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, इस बारे में सवालिया निशानात हैं। क्योंकि अब पॉलिटिकल पार्टीज़ हुकूमत बनाने से भाग रही हैं। उसकी वजूहात क्या हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन लेटेस्ट स्टेटमेंट्स जो 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी आप देख लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर सैफ ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि हमें हदायत कर दी गई है कि हमने अपोजिशन में बैठना है पंजाब में और वफाक में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाक और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फ़ैसला कर लिया है। और ये रहनुमाओं की मुलाकात हुई। फिर बैरिस्टर सैफ ने मीडिया को बताया कि इमरान खान की हदायत पर कौमी वतन पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की है, चाहते हैं मुल्क में हमांगी हो और मफाहमत हो। उन्होंने कहा कि फार्म 45 के हमारे पास सबूत मौजूद हैं, इसके बावजूद फार्म 47 पे नताइज तब्दील कर दिए गए। और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात ने भी, जमात इस्लामी ने भी, GDA की जमातों ने भी और दीगर जमातों ने भी एहतजाज का ऐलान किया है। और ये भी उन्होंने कहा कि 5 साल बाद इंतखाबात होते हैं, तो ये जितनी धांधली हुई है इससे इंतखाबात का जो मकसद है वो फौत हो गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर जमात से रब्ते कर रही है, सवाए उन जमातों के जिन्होंने धांधली करवाई पाकिस्तान में या जो उसके बेनिफिशरी हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और PMLN से तो नहीं मिल रही और MKM से भी नहीं मिल रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो बाकी जमातों के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े इज्तिमा भी हमने देखे। यानी मुख्तलिफ सियासी जमातों ने जो सिंध के अंदर बड़े बड़े इज्तिमा किए हैं, धरना दिया है, उसके बाद वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं, बयानात भी सामने आ रहे हैं, वो भी आपको मैं बताता हूँ। लेकिन हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि हम ये हुकूमत नहीं ले रहे। उसकी वजह यह है उनके पास वो मेजॉरिटी ही नहीं है जो उन्होंने जीती थी। उनका ये कहना है कि उनके पास बल्ले का निशान छिन जाने के बावजूद 179 सीटें उन्होंने जीत ली थी, जिनमें से बहुत बड़ी तादाद में सीटें, लगभग आधी सीटें उनसे छीन ली गई और अब उनके पास बाकी 92 सीटें बची हैं, 92। तो इस सूरत हाल में वो हुकूमत नहीं बनाना चाह रहे, क्योंकि अब उन्हें किसी न किसी को इत्तेहादी लेना पड़ेगा और अभी उनकी मखसूस नशस्तों वाला मामला भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो हाथ खड़े किए जी, इन हालात में अगर आपने हमारी अक्सरियत छीन ली है, हमारे साथ धांधली कर दी है, तो हम तो हुकूमत नहीं बना रहे। अब आ जाए दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है। दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में नवाज शरीफ साहब की पार्टी नून लीग। लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। कई लोग जो इलेक्शन जीत गए हैं वो भी, और बहुत सारे लोग जो इलेक्शन हार गए हैं नून लीग के, वो भी नवाज शरीफ को मशवरा दे रहे हैं कि हुकूमत में ना बैठें, हुकूमत में बैठ के खराबी पैदा हो जाएगी। नवाज शरीफ ने अब पैंतरा क्या खेला ये आप ज़रा देख लीजिए। नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी को बनाना चाहते थे वज़ीर आला पंजाब, लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट उनके अपने भाई शहबाज शरीफ साहब थे। तो उन्होंने दोनों की अनाउंसमेंट एक साथ कर दी। एक उन्होंने अनाउंसमेंट की मेरी बेटी वज़ीर आला पंजाब है और मेरा भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। घर से बाहर तो ये कुछ देते भी नहीं हैं। अब जब अनाउंसमेंट कर दी तो उसके बाद मियाँ साहब की मर्ज़ी से ये स्टेटमेंट पार्टी के लोगों ने देना शुरू किए कि हमें वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, पंजाब हुकूमत ले लेनी चाहिए। यानी मियाँ साहब की बेटी को इक़्तिदार मिल जाए लेकिन उनके भाई को ना मिले। ये इक़्तिदार ना लेने की वजह क्या है, इसको ज़रा आप समझिए। इसहाक डार ने मशवरा दिया नवाज शरीफ साहब को कि जो इजलास हुआ मियाँ साहब की ज़ेर सदारत, उसमें उन्होंने कहा हमें वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। मुख्तलिफ लोगों ने यह बात की। इसमें इसहाक डार साहब ख़ास तौर पे, क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी हैं, उनके समधी भी हैं और वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं। और पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ख़जाना से रिलेटेड है। पाकिस्तान का ख़जाना खाली है और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत का मसला है और इसहाक डार साहब ने इन सारी चीज़ों को वो जानते हैं। तो उन्होंने मियाँ साहब को ये मशवरा दिया है कि तजवीज़ दी है कि हमें वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, पंजाब में नून लीग हुकूमत बनाए आज़ाद अरकान के साथ मिलकर, और वफाक के अंदर हमें हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि हमें पंजाब के ऊपर सिर्फ फोकस करना चाहिए और अपनी पार्टी को वापस रिवाइव करना चाहिए पंजाब में। यानी पंजाब हाथ से निकल गया है और बहुत बुरी तरह मार पड़ी है इंतखाबात में। धांधली ना करती PMLN तो इनके तो पल्ले ही कख नहीं था, पंजाब भी इनके हाथ से बुरी तरह गया था। कभी भी पंजाब में हुकूमत नहीं बना सकते थे, स्ट्रेंथ ही ख़त्म हो गई थी PMLN की। लिहाजा ये मशवरा दिया गया कि पंजाब में हुकूमत बना लें, पंजाब में मरीम नवाज़ को लगाएं और इस सूबे को आगे बढ़ाएं।
اور PMLN جو ہے وہ اپنی عزت بحال کرنے کی کوشش کرے. اگر وفاقی حکومت لے لی تو بڑی مار پڑے گی. اب یہ جو ہے مار سے بچنے کے لیے یہ مشورہ دیا گیا ہے میاں نواز شریف صاحب کو, کیونکہ وہاں پہ استحکام پاکستان کے ساتھ بھی چلنا پڑے گا, MKM کے ساتھ بھی چلنا پڑے گا, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی چلنا پڑے گا, کاف لیگ کے ساتھ بھی چلنا پڑے گا, تو ساری جماعتوں کی مدد لینی پڑے گی. فضل الرحمان صاحب نے تو پہلے ہی کہہ دیا میں اس حکومت کا حصہ نہیں بن رہا. فضل الرحمان صاحب جو ہر حکومت کا حصہ بنتے ہیں وہ کیوں اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے؟ جو بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے کچھ سیٹیں جیتی ہیں وہ کیوں اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتی؟ پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا. پاکستان تحریک انصاف کی وجہ صاف ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے ہمارا مینڈیٹ بہت بڑا تھا, 2/3 کی اکثریت ہے ہمارے پاس, وہ ہمیں واپس کر دیں, حکومت بنا لیتے ہیں. نہیں تو اپوزیشن میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اب نون لیگ نے جو ٹوٹل سیٹیں جیتی ہیں وہ کچھ لوگ کلیم کر رہے ہیں 17-18 ہیں, بہت زیادہ بھی ہوں گی تو 25-30 ہوں گی. باقی ساری نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی چھین کر لی ہیں, اور صوبائی اسمبلی میں بھی انہوں نے ایسی ہی نشستیں چھینی ہیں. تو یہاں پاکستان تحریک انصاف کی 2 صوبوں کے اندر حکومت بن رہی تھی, ساتھ میں وفاق میں حکومت بن رہی تھی, اور ان تینوں جگہ پہ 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت بن رہی تھی. پیر صاحب پگاڑا نے اس کی ایک وجہ بتائی ہے. پہلے وہ وجہ آپ سن لیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی کھچڑی پک گئی ہے کہ حکومت 8-10 ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی. یہ پیر پگاڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت چل ہی نہیں سکتی. جام شروع میں انہوں نے دھرنا دیا, وہاں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کے خلاف ہم اپنا آئینی احتجاج کر رہے ہیں. عمران خان کے بارے میں انہوں نے کہا جی توشہ خانہ کا مقدمہ ان پہ غلط بنا. انہوں نے کہا جی باقی مقدمات عمران خان کے اوپر غلط بنے, ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہ نہیں سمجھتے کہ عمران خان کرپٹ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا باقی لوگوں کو تو کوئی سزا نہیں ہوئی جنہوں نے گاڑیاں نکلوائیں وہاں سے. اور ساتھ ہی ساتھ پیر صاحب پگاڑا نے کہا کہ جناب معاملہ یہ ہے, کیونکہ وہ سربراہ ہے GDA کے, انہوں نے کہا ہمیں 1 سیٹ دے کے 2 سیٹیں دے کے چپ رکھنے کی کوشش کی گئی, لیکن نہیں, یہ بہت بڑی دھاندلی, اور اس کا فیصلہ 2.5 ماہ پہلے ہو چکا تھا اور مال بھی بڑھ چکا تھا. اس قسم کی بات انہوں نے کی ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ کیوں نہیں. اب اسحاق ڈار صاحب والی بات پہ آ جائیں آپ واپس. ڈار صاحب ہیں اکانومسٹ اپنی طرف سے, ویسے تو وہ اکاؤنٹنٹ ہیں, بینکر ہیں, اکانومی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ کلیم کرتے ہیں. ڈار صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے اکانومی کو بہت بری طرح تباہ و برباد کر دیا تھا. جب شہباز شریف صاحب حکومت میں آئے, PDM کی حکومت آئی, تو مفتاح اسماعیل صاحب موجود تھے. پاکستان کے اندر ایک کیوس ہو گیا, پاکستان کے اندر لوگوں کا اعتماد چلا گیا, اس کی وجہ سے ایک دم ڈاؤن چلی گئی پاکستان کی معیشت. مفتاح اسماعیل صاحب سنبھال نہیں پا رہے تھے, اور مشکل فیصلوں کے نام کے اوپر مہنگائی پر مہنگائی کرتے چلے جا رہے تھے. مفتاح اسماعیل صاحب کو ہٹا کر اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا کہ یہ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں, یہ آئیں گے تو اکانومی کو ٹھیک کر دیں گے. ڈار صاحب نے آنے کے بعد معیشت کی وہ تباہی پھیری کہ نگران حکومت بھی لمبا عرصہ رہنے کے باوجود اس تباہی کو سنبھال نہیں سکی. یہ حالات کر دیے اسحاق ڈار صاحب نے. اور اب جب حکومت بننے کی بات کر رہی ہے PMLN کہ ہماری حکومت بننے جا رہی ہے, تو اعداد و شمار کے اوپر جب نظر دوڑائی ہے تو ڈار صاحب نے بھی میاں صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ حکومت نہ لے لیجئے گا, بہت بری حالت ہوگی, بہت درگت بنے گی. وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 2 سالوں میں پاکستانی اکانومی کے ساتھ بہت زیادہ کھلواڑ ہوا ہے. اگر یہ اکانومی واپس کھڑی ہو سکتی ہے تو عوام کے اعتماد سے کھڑی ہو سکتی ہے. عوام کا اعتماد تب آئے گا جب عوام کی منتخب حکومت موجود ہوگی. اب جب حکومت ہی منتخب نہیں ہے, زبردستی لا کر مسلط کر دی گئی ہے, تو ایسی حکومت کس طرح عوام کا اعتماد لے گی؟ اور جب عوام کا اعتماد نہیں ہوگا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اکانومی ٹھیک ہو جائے. تو ڈار صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ حکومت نہیں لینی چاہیے. باقی لوگوں نے بھی نواز شریف صاحب کو یہی مشورہ دیا ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو تو حکومت لینے نہیں دی جائے گی, اور اگر ان کو حکومت دی جائے گی تو پھر ایک بہت بڑی حکومت دی جائے گی جس کے اندر عمران خان صاحب ڈیمانڈ کریں گے کہ میری ساری سیٹیں پہلے مجھے واپس کرو, جیسا کہ پرویز الہی صاحب نے اسٹیٹمنٹ بھی دے دیا ہے کہ پہلے ہماری سیٹیں واپس کریں پھر ہم بات کریں گے, اس سے پہلے ہم بات نہیں کریں گے. تو اگر سیٹیں واپس کرتے ہیں تو وہ تو حکومت بنا لیں گے, اور اگر وہ حکومت بنا لیں گے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑے بولڈ کچھ فیصلے کرنے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں, ابھی ان قریب, کیونکہ میری علی امین گنڈا پور سے ملاقات ہوئی میری گزشتہ رات, اور کافی دیر بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی. میں جاننا چاہ رہا تھا کہ لائن آف ایکشن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اور ان کو کیوں چنا گیا, کیونکہ میڈیا بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور کو
चुना गया, कोई तसादुम हो जाएगा, कोई झगड़ा हो जाएगा और इमरान खान ने कोई एग्रेसिव सियासत की है। तो मेरी जब मुलाकात हुई तो मुझे ऐसा कोई फील आया नहीं, बल्कि मुझे ये पता चला है कि वो इस वक्त ब्रीफिंग ले रहे हैं और चीज़ें पता कर रहे हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली अमीन गंडापुर कि हेल्थ कार्ड को कैसे बहाल करना है, रोज़गार के मामलात क्या हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। और सबसे बड़ा जो उनको मसला दरपेश आ रहा है वो ये है कि एक मायूसी फैली हुई है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पुलिस के अंदर, इदारों के अंदर एक बेचैनी है, एक मायूसी है, पब्लिक के अंदर भी है। दहशतगर्दी की एक वेव है, उसको निमटना है और इसके साथ साथ जो है वो हेल्थ के, एजुकेशन के इश्यूज़ हैं और वो बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू किए थे। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जिनको उन्हें डील करना आने के बाद, तो वो उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान जेल में है और वाहिद हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बनी है, तो वो भी उनका एक बड़ा प्रॉब्लम है। साथ साथ जो धांधली हुई है उसके ऊपर भी उनको एक दबाव बनाकर रखना है कि उनकी जो नशिस्तें हैं वो उनको वापस मिल जाएं। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पे ये लोग फोकस करेंगे। और तसादुम के हवाले से मैंने बातचीत पूछी है तो वो मुझे लग नहीं रहा कि वो कोई तसादुम की तरफ जा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर उन्होंने की कि हमारा जो हक़ है वो हमें मिलना चाहिए, हमारा जो वोट है वो लोगों ने हमें आकर डाला, बापर्दा ख़वातीन निकली, उन्होंने आकर वोट डाला, नौजवानों ने आकर वोट डाला, तो ये वोट अमानत है लोगों की, इसमें ख़यानत नहीं होनी चाहिए, हमें ये अमानत लोगों को वापस लौटानी है। और अगर हम अपने लोगों के वोट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो हम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे। लोगों ने हम पे एतबार किया, हमने एतबार पे पूरा उतरना है। यानी उनकी कमिटमेंट ये है कि जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा PMLN ने लगाया था वो उन्होंने दिलवानी है, कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में तो वो ज़रूर दिलवाएंगे। और साथ ही साथ जो उनका है कि जो मोमेंटम टूट गया था और एक बेचैनी थी ब्यूरोक्रेसी में, इंतज़ामिया में, KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होने के बाद से जो 1 साल तक सूरत हाल रही, इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें ये लगता है कि अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। बल्कि वो ये कह रहे थे कि हमें फटाफट हमारी सीटें वापस दी जाएँ ताकि हम डिलीवर करना शुरू करें और हमारा फोकस जो है वो इमरान खान साहब जेल में हैं, उनके जो इशारे हैं या इमरान खान साहब की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके मुताबिक हम सूबे को चलाएंगे। ये तो बड़ा क्लियरली अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जनाब मैं वज़ीर आला बना ज़रूर हूँ लेकिन ये वोट इमरान खान का है और हमें इस बात का पता है कि वोटर ने वोट इमरान खान को दिया है, तो फैसले भी इमरान खान साहब के होंगे। बहरहाल अब देखते हैं कि ये मामला आगे कैसे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे पता चली है कि चाहे वफाक में है, चाहे पंजाब में है और चाहे खैबर पख्तूनख्वा में है, चाहे बाकी सूबों में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है। ये मैं आपको खबर अभी इसलिए नहीं दे रहा कि उन्होंने इसे खुफिया रखा हुआ है। तहरीक इंसाफ के बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के सामने आएगा तो उन्हें बड़ी खुशी होगी। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को जब पता चलेगा और जब वो देखेंगे वो सरप्राइज़ तो उन्हें बड़ी खुशी होगी और उन्हें बड़ा हौसला मिलेगा उस सरप्राइज़ से जो तहरीक इंसाफ ने तय कर रखा है। और वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक नहीं है, पाकिस्तान के चारों सूबों में और वफाक में हर जगह पे ये सरप्राइज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देगी। और इस सरप्राइज़ के लिए कोई भी तैयार नहीं है, ना निगरान हुकूमतें तैयार हैं, ना इलेक्शन कमीशन तैयार है, ना इस सरप्राइज़ के लिए इमरान खान साहब के मुखालिफिन तैयार हैं। तो ये सरप्राइज़ आने वाले वक्त में, क्योंकि 80% उन्होंने तय कर लिया है, थोड़ी सी उनकी डिस्कशन रह गई है, तो एक बड़ा सरप्राइज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देगी और वो सरप्राइज़ आएगा बहुत जल्द। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़े एहतजाज का ऐलान किया है आज के दिन में और मुख्तलिफ़ शहरों में वो एहतजाज करने जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कर रहे हैं, सिंध में कर रहे हैं, पंजाब के जिन मकामात पे कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन कमीशन हमारे नौमुंतखब अरकान को डी-सीट करने की साजिश में मसरूफ़ है। यानी जो बन गए हैं उनको भी वापस डी-सीट करना चाहते हैं, यानी और सीटें लेना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्योंकि नवाज शरीफ का अभी पेट भरा नहीं है। नवाज शरीफ साहब के पेट को भरने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ और सीटें छीन कर नून लीग को देने का मंसूबा बनाया जा रहा है, या नून लीग को या उसके इत्तेहादियों को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सिलसिले में एहतजाज का ऐलान किया है, जो पंजाब में हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ़ जगहों पे हो रहा है, ख़ास तौर पे पेशावर में एक बड़ा एहतजाज है और उसके अलावा बलूचिस्तान में है, सिंध में है, पंजाब में जी लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, कसूर में मस्जिद चौक, ननकाना में कचहरी चौक, नारोवाल में फैज़ अहमद फैज़ पार्क, गुजरात में GTS चौक,
حافظ آباد میں پریس کلب، گجرانوالہ میں یہ نوشہرہ روڈ جو ہے وہاں پہ، اور منڈی بہاؤالدین میں پریس کلب، اور شیخو پورہ میں صدر، سیالکوٹ میں کچہری چوک، ان جگہوں پہ احتجاج پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کریں گے اور ان کے لیڈرز کریں گے جو دھاندلی ہوئی ہے پاکستان میں اس کے خلاف، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا مشن ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک خبر اور ہے بہت بڑی، لیکن میں آپ کو اگلے ویلاگ میں دیتا ہوں کیونکہ وہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ آمریت کے لحاظ سے، یعنی جن ملکوں کے اندر ذرا آمرانہ قسم کا رویہ ہوتا ہے، پاکستان کی خاصی تنزلی ہوئی ہے۔ عالمی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کیا ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان عالمی سطح پر بدنام ہو رہا ہے، بات کرتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔